अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नॉन लीनियर एडाप्टिव फ़िल्टर्स पे और आज का जो टॉपिक है जो हम लोगों ने आज नॉन लीनियर फ़िल्टर देखना है उसका नाम है रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क्स। आपको ये बहुत ज़्यादा जगहों पे आरबीएफ के नाम से मिलेगा, ठीक है? मतलब आरबीएफ इसका बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला नाम है और मतलब इस टेक्नीक को या इस टेक्नोलॉजी को, इस नेटवर्क को हम मुख्तलिफ़ तरह के एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। पहले तो आज हम लोगों ने समझना है कि रेडियल बेसिस फंक्शन होते क्या हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और फिर इसकी एक एप्लीकेशन हम इक्वलाइज़र्स में देखेंगे कि किस तरह से बेसियन इक्वलाइज़र्स जो हैं वो इस नेटवर्क की बेसिस के ऊपर बन सकते हैं या डेवलप किए जा सकते हैं। अच्छा जी, इनकी जो बेसिस है ना वो जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एमएलपीज़ पढ़े थे, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, उनकी तरह की है। कि एक तरह से नेटवर्क जो बनता है वो बिल्कुल एमएलपीज़ की तरह बनता है, लेकिन इस सेंस में डिफरेंट है कि जो नॉन लीनियरिटीज़ हैं वो स्प्रेड नहीं होती पूरे के पूरे सिस्टम में जिस तरह से एमएलपीज़ में होती हैं। मतलब हमारे पास एमएलपीज़ में डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस थे, मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के साथ लिंक थे और हर एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियर था। इसमें हम लोग एक लेयर में नॉन लीनियरिटीज़ फिक्स्ड कर देते हैं और उसके बाद जो हमारे पास फाइनल लेयर होती है उसमें जो वेट्स होते हैं वो बेसिकली उनको हम अपडेट कर सकते हैं या करते हैं और उनको फिर लीनियरली ऐड करके आउटपुट ली जाती है। मसलन अगर हमारे पास इनपुट वेक्टर कुछ इस तरह से है और ये एक फिक्स्ड नॉन लीनियर प्रोसेस है जिसमें सारे इनपुट कंपोनेंट्स हमारे जा रहे हैं और इससे निकलने वाली आउटपुट्स अच्छा बेहतर है कि हम यहाँ पर कंटिन्यूटी शो करने के लिए कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट्स दें, ठीक है? और हर एक के साथ एक वेट लिंक्ड होगा और इनको फिर हम सबको ऐड अप कर देंगे, ठीक है? और ये हमारे पास जो आउटपुट है दैट इज़ वाई और एज़ यू कैन सी कि दिस इज़ अ बेसिकली लीनियर कंबाइनर। हमारे पास नॉन लीनियर प्रोसेस जो है वो सिर्फ यहीं पर फिक्स्ड होता है। अगर इस नेटवर्क को रिप्रोड्यूस भी करना है तो हमारे पास नॉन लीनियर प्रोसेस जो है वो सिर्फ एक जगह पे रहेगा। और फर्दर हमें जो अपग्रेडेशन है सिस्टम की वो फिर हम वेट्स के थ्रू करेंगे कि हम अपने अगर डिज़ायर्ड आउटपुट के करीब लाना चाह रहे हैं सिस्टम के आउटपुट तो वेट्स की अपग्रेडेशन होगी, ठीक है? अच्छा, और वो हम सिंपली आरएलएस या एलएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा जी। अ, अब इसमें जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि चूँकि आउटपुट इज़ बेसिकली अ लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर फंक्शन ऑफ वेट्स, तो जो हमारे पास एरर सरफेस बनती है उसका अम, वो इट इज़ ऑलवेज़ क्वाड्रेटिक इन नेचर, ठीक है? और उसका फिर जो मिनिमम मतलब जो एक कॉन्वेक्स फंक्शन बनता है जिसका फिर एक ही मिनिमम होता है। तो ये लीनियर ऑपरेटर की या लीनियरली वेट कंबाइन करके जब हम आउटपुट निकालते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम इससे हमारा जो सिस्टम है उसका जो एरर सरफेस है वो इट इज़ क्वाड्रेटिक इन नेचर एंड इट गिव्स अस बेसिकली ग्लोबल मिनिमम, ठीक है? तो इन जनरल अगर हम बात करें तो आरबीएफ नेटवर्क के मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। मसलन इट इज़ अ journal purpose method for approximating नॉन लीनियर मैपिंग। अगर हमारे पास इनपुट कंबाइन होके मतलब हम बेसिकली उन इनपुट को नॉन लीनियरली कंबाइन करके किसी फंक्शन के साथ मैप करना चाह रहे हैं तो इसके बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है विच इज़
कॉल्ड, या जिसको हम टर्म कर सकते हैं पीरियोडिक वेव फॉर्म जनरेटर। अच्छा, इसमें हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि मसलन अगर हमारे पास ये सारे के सारे जो इनपुट कंपोनेंट्स हैं, लेट्स सपोज के हम एक ही इनपुट दे रहे हैं जो कि विच इज़ बेसिकली अ टोन। ठीक है, जब हम बात टोन कहते हैं तो टोन का मतलब होता है कि ऐसा सिग्नल जिसमें सिर्फ एक एक ही फ्रीक्वेंसी है, तो उसको हम सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक ही ऐसा सिग्नल एग्जिस्ट करता है मैथमेटिकली या प्रैक्टिकली भी, जिसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है। वो इधर होगा कोई कॉस वेव या फिर साइन वेव। सिर्फ ये ऐसा सिग्नल है जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के सिग्नल को हम टोन कहते हैं। अगर हम एक आरबीएफ को एक टोन इनपुट पे दें, ठीक है, और यहाँ पे वो जो टोन है वो मुख्तलिफ नॉन लीनियर प्रोसेस से गुजरे, सच दैट कि उसमें मुख्तलिफ मतलब उन नॉन लीनियर प्रोसेस से गुजरने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम नॉन लीनियरिटी की बात कर रहे हैं तो वो जो भी हम लोगों ने टोन सिग्नल इनपुट पे दिया है उसके कुछ हायर ऑर्डर प्रोडक्ट्स, उसकी कुछ स्क्वायर्स या क्यूब्स, कुछ इस तरह की सिग्नल जनरेट होंगे। और स्क्वायर्स और क्यूब जनरेट होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अगर आउटपुट पे निकलता है तो उसमें से एक कंपोनेंट हम कॉस टू ओमेगा टी का निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्यूबिक टर्म अगर आउटपुट पे निकलती है तो हम थर्ड हार्मोनिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें से। ठीक है, और इसी तरह से अगर वो नॉन लीनियरिटीज़ जो हैं वो फेजेस में इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसका मतलब ये है कि हम साथ कॉज और साइन दोनों तरह के सिग्नल्स एक्सपेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये जब नॉन लीनियर प्रोसेस से गुजरने के बाद जो कंपोनेंट्स आउटपुट पर निकलेंगे वो हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स होंगे, जो हम टोन इनपुट पे देंगे उसके। ठीक है, अच्छा, अब उनको मुख्तलिफ वेट्स के साथ हम जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट पे एक पीरियोडिक सिग्नल हमें मिलेगा। ठीक है, विच वुड हैव सिमिलर फ्रीक्वेंसी या सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द टोन, लेकिन उसकी वेव फॉर्म ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी। तो इन वेट्स को थोड़ा सा फाइन ट्यून करके हम मुख्तलिफ तरह के पीरियोडिक सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा जिससे याद होगा कि हमारे पास हम फोरियर सीरीज जब अप्लाई करते हैं तो लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर स्क्वायर वेव फॉर्म है या अगर हमारे पास ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है तो थोड़ी सी मिलती जुलती इनकी फोरियर सीरीज होती है। ऑड हार्मोनिक्स हमारे पास होते हैं कुछ लगभग इस तरह से। हमारे पास फोरियर सीरीज बन गई। ठीक है, ये गालबन स्क्वायर वेव की है, और अगर हम हर मैग्नीट्यूड को स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाली जो फोरियर सीरीज बनेगी वो शायद जो हमारे पास ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है उसको बिलोंग करेगी। तो अब इन दोनों में जो फ़र्क है मेनली वो सिर्फ एम्पलीट्यूड का है। तो लेकिन उनकी अगर हम अपैरेंटली टाइम डोमेन की फ्रीक्वेंसी देखें तो वो सिमिलर है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर वही वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स सिमिलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स भी हों तो सिर्फ उनके वेट्स को थोड़ा सा ट्यून करके वेव फॉर्म की शक्ल सूरत बदल सकते हैं। तो एक पीरियोडिक वेव फॉर्म जनरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है हमारा रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, और अच्छा, यूजुअली अब अगर हम बात करें कि ये जो आउटपुट है हमारी वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट एज वेल एज नॉन लीनियर फंक्शन। उसको हम डिफाइन करेंगे सच दैट कि अगर हमारे पास जो इनपुट कंपोनेंट्स हैं दे आर एन इन नंबर, जैसे कि हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम शुरू में बनाई तो एन नंबर ऑफ इनपुट कंपोनेंट्स अज्यूम किए थे। अच्छा जी, थोड़ा सा ना ये एक्सप्लेन या होगा फॉर द टाइम बीइंग। मैं आपको ज़रा इन सब चीज़ों के बारे में बता दूँगी इंडिविजुअली कि ये सब क्या चीज़ें हैं। डब्ल्यू आई जो है ना वो तो हमारे पास वेट्स हैं। ठीक है,
और अगर हम बात करें डब्ल्यू आई की तो इट इज़ बेसिकली वेट ऑफ द ith intermediate output from the नॉन लीनियर प्रोसेस, ठीक है। उसकी जो ith आउटपुट है उसके साथ जो वेट मल्टीप्लाई होगा दैट इज डब्ल्यू आई, ठीक है। अब ये जो ऑपरेशन है दिस इज बेसिकली ये हमारे पास नॉर्म ऑपरेशन है, ठीक है। और ज़्यादातर हम इसको यूक्लिडियन नॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। और एक्स आई है बेसिकली सेंटर्स ऑफ द रेडियल बेसिस फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर्स क्या होते हैं? अच्छा, सेंटर्स बेसिकली आरबीएफ नेटवर्क को ऑलरेडी नोन होते हैं। और बेसिकली आरबीएफ नेटवर्क जो है वो अपने अवेलेबल डेटा की क्लस्टरिंग जब करता है, अच्छा जी, ये नोन होते हैं आरबीएफ को, ठीक है। अब बेसिकली टाइम के साथ इनकी इनकी अपग्रेडेशन भी हो सकती है, मतलब अगर हमारे पास ट्रेनिंग सिग्नल अवेलेबल हो या एरर की मिनिमाइजेशन के लिए ये अपग्रेड भी हो सकते हैं सेंटर्स। लेकिन सेंटर्स बेसिकली वांटेड सिग्नल्स हैं हमारे, जो कि हम आउटपुट पे चाहते हैं। और हम अपने आउट जो गिवन इनपुट है उसका उसका डिफरेंस देखते हैं कि उस सेंटर से या उस मीन से कितना है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ओवरऑल ये वाला हमारे पास एक ये नॉन लीनियर फंक्शन है जो कि रेडियल बेसिस नेटवर्क में यूज़ होता है। और कई इसकी वेरिएशंस हैं एक नॉन लीनियर फंक्शन की। इनमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है, वेरी कॉमनली यूज्ड फंक्शन इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और उसको हम मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक हो गया, जिसमें ये जो आर है ये बेसिकली इसको डिनोट करता है, ठीक है। और ये जो 2 सिग्मा स्क्वायर है दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ये यूजुअली ओवरऑल मतलब आर को आर का इफेक्ट हमारी आउटपुट पे क्या होगा उसे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अच्छा, अब इनपुट वेक्टर में ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे पास प्रेज़ेंट और पास्ट दोनों तरह की वैल्यूज़ होती हैं। और सेंटर्स हमारे पास वो सिग्नल या वो पॉइंट्स होते हैं जिनको हमारा नेटवर्क एम्फसाइज़ करना चाहता है, जिनकी बेसिस के ऊपर मतलब जिनको लेकर आउटपुट का डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जो जो बेसिकली आउटपुट होगी वो ये अज्यूम करेगी या वो ये एनालाइज करेगी कि गिवन इनपुट कितनी दूर है उन सेंटर से। और मसलन अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास डेविएशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर हम इस सिग्नल की बात करें, अगर हमने इस नॉन लीनियर फंक्शन को हम अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डेविएशन होने की सूरत में आउटपुट विल रीच ज़ीरो। अगर हमारे पास जो गिवन इनपुट है वो बहुत ज़्यादा दूर है सेंटर से। लेकिन अगर डेविएशन कम है, मतलब हमारी जो अवेलेबल इनपुट है वो सेंटर से बहुत करीब है, तो आउटपुट विल मूव टुवर्ड्स 1, ठीक है। तो इस तरह से जो आउटपुट है वो बेसिकली इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती है कि इनपुट सेंटर से कितना दूर या करीब है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चॉइसेस ऑफ फंक्शंस, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। और हम बेसिकली जो आरबीएफ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे आज उसमें यही वाला फंक्शन यूज़ होगा। लेकिन कुछ और फंक्शंस भी इस्तेमाल होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। Some other commonly used functions are thin plate sublime,
log base 10 of this thing multi quadratic inverse multi quadratic। अच्छा, ये जो सिग्मा है ना यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो नेटवर्क है अम, उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट में एडिटिव नॉइज़ कितनी है, ठीक है? तो उस एडिटिव नॉइज़ के ऊपर इस सिग्मा की वैल्यू डिपेंड करेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम इन जनरल बात करें आरबीएफ नेटवर्क की एप्लीकेशंस की, तो कुछ और उसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं विच आर, एक मैंने आपको बताया था कि हम जो इसकी एप्लीकेशन आज पढ़ेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन इक्वलाइजेशन, लेकिन जिन अदर पर्पसेस के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होता है। प्रिडिक्शन ऑफ टाइम सीरीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन लीनियर मैपिंग भी हम इसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास डेटा की वैल्यूज़ डिपेंडेंट हैं एंड दे आर ऑल लिंक्ड थ्रू सम नॉन लीनियर मैपिंग, तो हम टाइम में फर्दर आने वाली वैल्यूज़ जो हैं, मतलब एक जो टाइम में के साथ एसोसिएटेड एक सीरीज़ है, उससे फर्दर आने वाली वैल्यूज़ की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कोई नॉन लीनियर सिस्टम है तो उसकी आउटपुट को एनालाइज करते हुए वो जिस सिस्टम से आउटपुट जनरेट हुई है उस सिस्टम की मॉडलिंग की जा सकती है, ठीक है? फिर हम इसको इंटरफेरेंस रिजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि इसको हम चैनल इक्वलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब चैनल इक्वलाइजेशन के लिए इसकी ज़रूरत इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि मसलन हमारे पास एक इक्वलाइज़र होता है ट्रांसवर्सल। अच्छा, जो ट्रांसवर्सल ये इक्वलाइज़र है, इट इज़ बेसिकली कंप्यूटेशनली लेस डिमांडिंग, ठीक है? इट इज़ ईज़ियर टू इम्प्लीमेंट, और थोड़ी-सी कन्वर्जेंस इसकी फ़ास्ट होती है। लेकिन इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है ना, वो फिर उसी लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है। वो मतलब बहुत कम पैरामीटर्स के साथ ये बहुत जल्दी से कन्वर्ज हो जाता है, कंप्यूटेशनली इतना डिमांडिंग नहीं है। तो मतलब एक उसका फ़ायदा अगर है, उसकी कन्वर्जेंस अगर थोड़ी-सी तेज़ है, तो उसके साथ एक नुकसान भी है कि ये उसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इट मे नॉट रिजेक्ट द आईएसआई कंप्लीटली इंटर-सिंबल इंटरफेरेंस, जो कि हम एक अच्छी इक्वलाइज़र से एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन उसके साथ अगर हम मुकाबला करें मैक्सिमम लाइक्लीहुड इक्वलाइज़र का, तो इसकी परफ़ॉर्मेंस इट माइट बी बेस्ट अमंग द एक्जिस्टिंग इक्वलाइज़र्स, लेकिन इट इज़ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। तो ज़रूरत अब इस चीज़ की है कि अगर कोई हमारे पास ट्रांसवर्सल इक्वलाइज़र और एमएल इक्वलाइज़र के दरमियान की हमें कोई चीज़ मिल जाए, जो कि कंप्यूटेशनली इतना एक्सपेंसिव ना हो जितना एमएल है, और परफ़ॉर्मेंस उसकी उतनी पुअर ना हो जितनी ट्रांसवर्सल की है। तो आरबीएफ जो है ना, वो हमारे पास एक बड़ी अच्छी चॉइस है, ठीक है? इट इज़ कंप्यूटेशनली लेस expensive than ML, and it performs better than transversal. It may not perform as good as ML, ठीक है? लेकिन ये एक अच्छा हमारे पास
जैसे कहना चाहिए कि एक ट्रेड ऑफ बन जाता है, दोनों के दरमियान की का एक रास्ता जो है वो निकल आता है, ठीक है। और इसी कन्वर्जेंस जो है इट इज़ मोस्टली रिलायबल इन रीजनेबल टाइम स्केल, कि हम टाइम स्केल जिसमें कन्वर्जेंस होती है वो भी हमें कुछ ना कुछ सूट करता है, और इसी कन्वर्जेंस जो है उसके रिजल्ट जो है वो रिलायबल है, तो मोर और लेस हमें ये सूट करता है। अच्छा जी, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हमें आरबीएफ का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि बेसिकली इसमें एक नॉन लीनियर स्टेज है, जिसमें से जो हम इनपुट को गुजारते हैं तो वो किसी नॉन लीनियर फंक्शन से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट पे निकलती हैं, या नॉन लीनियर प्रोसेस से गुजर के आउटपुट पे निकलती हैं, और उसके बाद हर आउटपुट के कंपोनेंट को एक इंडिविजुअल वेट के साथ मल्टीप्लाई करके उन सारी की सारी टर्म्स को ऐड अप कर लिया जाता है, ठीक है। ये तो आरबीएफ का एक या दो जुमलों में इंट्रोडक्शन है। अब हम इसकी एप्लीकेशन करने लगे कि हम आरबीएफ को किस तरह से एक आरबीएफ नेटवर्क को किस तरह से इस्तेमाल करके एक इक्वलाइज़र बना इक्वलाइजेशन का टॉपिक देखते हैं। इक्वलाइजेशन मेनली हम इसमें बेसिकली नहीं पढ़ने लगे, हम आरबीएफ को इस्तेमाल करके इक्वलाइज़र बनाएंगे। तो बस मैं एक छोटी सी इसकी इंट्रोडक्शन दूंगी। वैसे तो आपने इसे होपफुली किसी ना किसी कोर्स में पढ़ा ही होगा। अच्छा, अब हमें ये पता है कि इक्वलाइजर्स आर बेसिकली यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरसिंबल इंटरफेरेंस, ठीक है, विच में अराइज ड्यू टू दो इसकी वजूहात हो सकती हैं। या तो इसकी या तो हमारे पास बैंडविड्थ लिमिटेड है चैनल की, ठीक है, जिसमें से हम उस सिग्नल को गुजार रहे हैं, या फिर मल्टी पार्ट डिस्टॉर्शन है। मल्टी पार्ट डिस्टॉर्शन की वजह से जब एक से ज़्यादा कॉपीज़ इकट्ठे पहुंचती हैं रिसीवर पे, तो वो कुछ आपस में इंटरमिंगल होकर एक दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट डालती हैं, और कुछ नेबरिंग सिंबल्स का असर मौजूदा सिंबल पे हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली जो इसकी जो डेफिनेशन है इक्वलाइज़र की वो ये है कि हम इंटरसिंबल इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और इंटरसिंबल इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम इटसेल्फ जो है वो अराइज होता है लिमिटेड बैंडविड्थ ऑफ द चैनल या फिर मल्टीपाथ डिस्टॉर्शन की वजह से। तो अब हम जो अंडरलाइंग चैनल बेसिकली एज्यूम करेंगे ना, जिसको हमने इक्वलाइज करना है, जिसके इफेक्ट्स को इक्वलाइज करना है, दैट वुड बी एफ आई आर इन नेचर। तो जो हमारी एजम्पशन है अंडरलाइंग चैनल के लिहाज से वो ये है कि हमारा चैनल एफ आई आर है, उसके कुछ फिनिट कंपोनेंट्स हैं, फिनिट कोफिशिएंट्स हैं उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स के, और इन जनरल इनपुट आउटपुट को हम जो डिफाइन करेंगे वो करेंगे इस तरह से, जैसे वी ऑफ एन को हम लेंगे एडिटिव नॉइज़। अच्छा जी, अब हमारे पास जो सिंबल बाय सिंबल इक्वलाइजेशन होती है, जिसमें हम लोगों ने एक सिंबल की रिसेप्शन के बाद यानी कि चैनल आउटपुट को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोगों ने बेसिकली सिंबल को एस्टिमेट करना होता है। तो बेसिकली जो इसकी प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो इट वुड बी टू ऑब्जर्व द चैनल आउटपुट, ठीक है, विच इज़ अ एन लेंथ, कैपिटल एन लेंथ वाई ऑफ एन, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पास ये अवेलेबल हो रिसीवर के इनपुट पे या कॉरस्पॉन्डिंगली चैनल के आउटपुट पे, और हमने इसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर या इसकी अवेलेबिलिटी के बाद जो हम लोगों ने एस्टिमेट करना है दैट इज़ एन माइनस के, यानी कि के टाइम्स पुराना सिंबल, ठीक है। बिकॉज इट जो हमारे पास एक डिले आता है चैनल का, जिसकी वजह से ट्रांसमीटर पे भेजा गया सिग्नल रिसीवर पे थोड़ा सा देर से रिसीव होगा और देर से इक्वलाइज होगा, दैट माइट टेक के सैम्पलिंग इंस्टेंट्स, ठीक है। तो एक एन लेंथ
वेक्टर विच वी कॉल y ऑफ n की अवेलेबिलिटी के बाद हम लोगों ने k सैम्पलिंग इंस्टेंस पुराना जो ट्रांसमिटेड सिंबल है उसको एस्टिमेट करना है। तो ये बेसिकली सिंबल बाय सिंबल इक्वलाइजेशन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह के जो इक्वलाइजर्स होते हैं वो बेसिकली 2 स्टेजेस में काम करते हैं। अच्छा, जो ये तो हमारे पास ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा ना, तो जो इक्वलाइज़र डेवलप करना चाहेगा या एस्टिमेट करना चाहेगा, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वलाइज़र है ना, वो बेसिकली इट वर्क्स इन 2 स्टेजेस। उसकी पहली स्टेज यानी कि इस सिग्नल के रिसेप्शन के बाद ये सिग्नल हमारे पास एक ब्लॉक में जाता है, दैट ब्लॉक इज़ अ डिसीजन फंक्शन, जो कि इनपुट पे y ऑफ n basically y of n vector. Okay, let me write it here. अच्छा, अब ये बन गया n लेंथ। ओके, ये हमारे पास एक n लेंथ वेक्टर है जो कि रिसीव हुआ है एक रिसीवर को, और ये जो वेक्टर है ये एक डिसीजन फंक्शन ब्लॉक के इनपुट पे जाता है, और इस ब्लॉक से जो निकलने वाला सिग्नल है वो बेसिकली डिपेंड करता है इस इनपुट y ऑफ n पे, और इसको हम ये कहेंगे, ठीक है। ये इसके आउटपुट से निकलने वाला सिग्नल है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मतलब इक्वलाइज़र का एक जो पार्ट है, हम एक ऐसे इक्वलाइज़र की बात करें जो बेसिकली सिंबल बाय सिंबल इक्वलाइजेशन करता है। उसको n लेंथ वेक्टर मिला है इनपुट पे, और उसने एस्टिमेट करना है एक ये वाला ट्रांसमिटेड सिंबल, और उसने एस्टिमेट करके कुछ इस तरह की चीज़ देनी है, ठीक है। तो इस तरह के इक्वलाइज़र में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक है डिसीजन फंक्शन जो कि इस तरह का इनपुट लेगा और कुछ उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करके एक आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है इसका, दैट इज़ कॉल्ड अ स्लाइसर, ठीक है। स्लाइसर बेसिकली इसकी वैल्यू देखकर एक आउटपुट जनरेट करेगा, मतलब इसकी इनपुट पे ये सिग्नल आता है, ठीक है, ये वाला सिग्नल जो है, और इसकी आउटपुट पे एस्टिमेटेड सिंबल जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। ये बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी मतलब इसको इनपुट मिलती है एफ वाई ऑफ एन, इसके पास ट्रांसमिटेड जो सिंबल्स हैं या उसका अल्फ़ाबेट जो कुछ कॉन्स्टेलेशन इस्तेमाल हुई है ट्रांसमिटर साइड पे, वो अल्फ़ाबेट सारे का सारा अवेलेबल है। और इस स्लाइसर का इन जनरल ये मकसद है या ये काम है कि वो इस रिसीव्ड सिंबल को बेसिकली उन सब के साथ मैच करे, वो और जिसके साथ इसको सबसे ज़्यादा क्लोजनेस मिलती है वो उस सिंबल को आउटपुट पे जनरेट कर दे, ठीक है। तो अगर हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें जिसमें लेवल्स मतलब कम हो, तो इट कैन बी एन एम्पलीट्यूड सिंपल एन एम्पलीट्यूड मैचिंग एंड टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट सिग्नल। फॉर एग्जांपल अगर एक बाइनरी डेटा होगा तो स्लाइसर का काम जो है वो बहुत आसान है। अगर ज़ीरो से थोड़ी सी ऊपर वैल्यू है तो स्लाइसर अज्यूम करेगा कि बाइनरी 1 ट्रांसमिट हुआ था, और अगर ज़ीरो से नीचे वैल्यू है तो स्लाइसर अज्यूम करेगा कि मतलब बाइनरी सिंबल के में जो भी हम लोगों ने लॉजिक ज़ीरो के लिए रखा हुआ है, इट कैन बी ज़ीरो और इट कैन बी -1। तो एक साइन फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होगा स्लाइसर में अगर हम बाइनरी डेटा की बात करें। तो इस इनपुट सिग्नल को देखकर आउटपुट सिग्नल जो है वो यहाँ पे एस्टिमेट किया जाएगा। अच्छा, ये तो इन जनरल जो है ना ये हमारी अब इस इक्वलाइजेशन की स्ट्रेटजी है। अच्छा, अब बात यहाँ पे सारी आ गई कि डिसीजन फंक्शन क्या करता है, क्योंकि स्लाइसर का
का जो काम है वो तो इतना बड़ा नहीं है। उसमें तो बेसिकली इनपुट सिग्नल को लेते हुए सिर्फ डिसीजन लेना है कि एस्टिमेटेड सिंबल क्या होगा, ठीक है? और वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड के थ्रू लिया जा सकता है। अच्छा, अब डिसीजन फंक्शन के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि डिसीजन फंक्शन अगर यहाँ पर लीनियर हो तो ऐसी सूरत हाल में इक्वलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कैसे कैरी आउट होता है। पहला हम काम ये करने लगे हैं। अच्छा, अब हम आप बेसिकली फिगर आउट कर सकते हो कि हम लीनियर केस हम लोगों ने इसलिए भी लिया। नंबर वन, एक तो ये थोड़ा समझने में आसान है, और दूसरी बात ये कि हम उसका मसला डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और जिसकी वजह से फिर हम आरबीएफ के थ्रू इक्वलाइज़र इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, ठीक है? अच्छा, अब जो हम लीनियर फंक्शन अज़्यूम करते हैं अपने डिसीजन फंक्शन को, ठीक है? तो अब जो इक्वलाइज़र का पर्पस है ना, दैट इज़ सिंपली टू प्रोड्यूस द इनवर्स ऑफ चैनल। जो मतलब अगर हमारे पास चैनल का ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज दिस इज एन एफ आई आर चैनल, ठीक है? ये अगर हमारे चैनल का ट्रांसफर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन अज्यूम करने का मतलब ये है कि इक्वलाइज़र ने सिंपली ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ठीक है? और उसके बाद जो हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो सिंपली रिकवर हो जाएगा इन्वर्स फ़िल्टरिंग या डीकन्वोल्यूशन के थ्रू। तो ओवरऑल जो उसने प्रोसेस को एक इन्वर्स फ़िल्टरिंग या डीकन्वोल्यूशन का प्रोसेस बना दिया, ठीक है? अब ये टेक्नीक ऑल्दो इट्स वेरी सिंपल, लेकिन इसका मसला थोड़ा-सा ये होता है कि इसमें थोड़ी-सी ना कंप्यूटेशंस ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे प्रोसेसिंग थोड़ी-सी हैवी हमें चाहिए, क्योंकि हमें थोड़े से ज़्यादा फिर डेटा सेट्स चाहिए इनवर्स प्रोड्यूस करने के, एक रिलायबल इनवर्स चैनल प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है? तो इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी-सी हैवी, या इसमें जो कंप्यूटेशंस हैं वो थोड़ी-सी ज़्यादा चाहिए होती हैं, ठीक है? उसके अलावा इट माइट नॉट बी एडaptive, नॉइज़ की वजह से सिंगुलैरिटी का इशू आ सकता है मैट्रिक्स इन्वर्जन में, और फिर हमें थोड़ा-सा मज़ीद डेटा का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि हम फिर इस प्रॉब्लम को वो ख़त्म कर सकें। तो इट माइट नॉट बी एडैप्टिव एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है? और इसमें एक ये बात है कि जो हमारे पास एडिटिव नॉइज़ है, इट कैन गेट एनहांस्ड, ये ज़्यादा हो सकती है। तो कुछ लीनियर फंक्शन में कुछ आसानियाँ तो हैं, सिंप्लिसिटी तो है, लेकिन कुछ उसमें ये वाले प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाते हैं। अच्छा, अब आप एक थोड़ी-सी हम आसान सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि हम जो लीनियर फंक्शन को इस्तेमाल करने का ज़रा मसला जो है ना, उसको हाइलाइट कर सकें। अच्छा, अब हम करने यूँ लगे हैं कि जो मतलब कुछ असम्पशन्स हैं हमारी, कि जो ट्रांसमिटेड डेटा है दैट इज़ बेसिकली बाइनरी, ठीक है? और वो जो बाइनरी डेटा है उसका जो सेट हमारे पास बनेगा। अच्छा, प्रॉब्लम आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हम शो करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा सेट में यही एलिमेंट्स हैं। इट इज़ नॉट अ रेंज, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर इनक्लोज्ड इनसाइड दीज ब्रैकेट्स। तो दो एलिमेंट्स मैंने रखे हैं, -1 और 1। तो ट्रांसमिटेड डेटा जो है इट इज़ बेस्ड ऑन दीज टू ट्रांसमिटेड बिट्स और सिंबल्स, ठीक है? और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज़ इक्वल, तो एक इक्वली प्रोबेबल किस्म की ट्रांसमिशन है। अच्छा, उसके बाद हम ये अज्यूम करने लगे हैं कि हमारा जो एफआईआर फ़िल्टर है उसके दो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है? तो इट इज़ बेसिकली टू कोफिशिएंट चैनल। इन टर्म्स ऑफ एच ऑफ एन हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे,
और इसका जो बनेगा ट्रांसफ़र फंक्शन वो हम लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब चैनल आउटपुट इन मैट्रिक्स फॉर्म, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे अब नॉइज़ के कंपोनेंट्स ऐड होंगे, मैं उसको यहाँ पे लिख देती हूँ, वो जो वेक्टर बनेगा हमारे पास वी ऑफ एन और वी ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा जी, बाइनरी डेटा हम लोगों ने ट्रांसमिट किया और हमने जो एफ आई आर चैनल है उसकी लेंथ 2 अज्यूम की है, ठीक है। ये उसके हम लोगों ने कोफिशिएंट्स दिए हैं और जो चैनल आउटपुट होगी वो बेस्ड अपॉन ट्रांसमिटेड डेटा एज वेल एज कोफिशिएंट चैनल कोफिशिएंट्स कुछ इस तरह की वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो अच्छा, ये हम देख सकते हैं कि अगर हम आउटपुट की 2 वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं तो टोटल जो है ना इनपुट की वो 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व्ड हैं और यस अच्छा। अब इसका मतलब ये है कि आईएसआई इज़ बेसिकली एक्सपेंडिंग ओवर एट लीस्ट वन नेबरिंग सिंबल और अगर हम इसको एक कैपिटल एन टैप चैनल और ये जो अभी तो हम लोगों ने आउटपुट के 2 कंपोनेंट्स दिए, अगर हम कैपिटल एम एलिमेंट्स इन आउटपुट लिखना चाहें तो वी कैन बेसिकली फिगर आउट के मतलब है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसी सेट ऑफ इक्वेशंस को, ठीक है। आप प्लीज़ ट्राई करें, एटलीस्ट आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर एन टैप चैनल हम लेंगे और एम एलिमेंट्स इन आउटपुट लेंगे तो इस मेट्रिसेस मुख्तलिफ जो रिस्पेक्टिव मेट्रिसेस उनका साइज़ क्या बनेगा। आप फ़िलहाल 2 के साथ मतलब हम लोगों ने इस एज को भी 2 लिया और एज की लेंथ को भी 2 लिया और आउटपुट के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, तो थोड़ा-सा आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स का साइज़ क्या बन रहा है। तो एन और एम के साथ थोड़ा-सा अंदाज़ा करने की कोशिश करें कि इस मैट्रिक्स का साइज़ क्या बनेगा। अच्छा, नॉइज़ की एडिशन से पहले-पहले एडिटिव नॉइज़ की एडिशन से पहले-पहले जिस वक़्त हमारे पास सिर्फ़ जो चैनल है उसके कोएफ़िशिएंट्स इनपुट के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं, यानी कि सिंपल एच और एक्स की मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट हुई है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड सिंबल्स हैं दे आर 3 नंबर, ठीक है। तो 3 ट्रांसमिटेड सिंबल्स की हमारे पास 8 पॉसिबल चॉइसेस बनती हैं। ठीक है, और इस लिहाज से लेट्स सी के y ऑफ n और y ऑफ n माइनस वन हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, मसलन अगर ये तीनों सिंबल्स एक जैसे थे और ये तीनों ही माइनस वन थे तो चैनल के जो कंपोनेंट्स हैं मेरे साथ एच ऑफ ज़ीरो जो है वो मेरे पास 1 है और एच ऑफ वन मेरे पास 0.5 है, ठीक है। तो इस रो के साथ अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो चैनल जो आउटपुट आती है मेरे पास दैट इज़ गिवन बाय दीज टू वैल्यूज़, ठीक है। ये मतलब मेरे पास आउटपुट वेक्टर आएगा। अच्छा, उसी तरह से अगर दिस कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी, तो उस लिहाज से जो आउटपुट है वो मेरे पास चेंज होके इस तरह से हो जाएगी। अब मैं इसी तरह अगर बाकी टेबल फिलअप करूँ तो कुछ इस तरह की आउटपुट्स मेरे पास जनरेट होती जाती हैं।
और लास्ट मेरे पास ये ऑप्शन हो सकती है। अच्छा जी, तो जो पॉसिबल सेट्स हैं इनपुट के, अगर इसको मुझे कंसिडर करना है तो ये पॉसिबल सेट्स बनते हैं और आउटपुट जो है वो मेरे पास कुछ इस तरह की आती है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ऑब्जर्वेशन प्लेन पे इनको, इन सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं। 2 पॉइंट्स देने की वजह थोड़ी-सी ये भी थी कि हमारे पास यहाँ पे ज़रा हमें देखना, एनालाइज़ करना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, तो मेरे पास जो सिंबल्स आ रहे हैं, वो मतलब जिस तरह से हमारे पास इनपुट की 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसी लिहाज से ज़ाहिर-सी बात है कि ये 8 पॉसिबल आउटपुट्स जो हैं वो अ, मुझे मिल सकती हैं, ठीक है? अच्छा, और जिस वक़्त मेरे पास अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा फिर से एम्फसाइज़ कर दूँ कि ये जो आउटपुट कंप्यूट हुई है ना, इस टेबल में भी और फिर इस टेबल के बाद जो यहाँ प्लॉटिंग भी की है, ये दिस इज़ विदाउट एडिटिव नॉइज़, दिस इज़ सिंपली वाई डैश को हम कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें नॉइज़ जब ऐड कर देंगे तो फिर ये डैश हट जाएगा। जो कंप्लीट इक्वेशन है हमारे पास वो वाई इज़ इक्वल टू एच एक्स प्लस नॉइज़ है। तो नॉइज़ के बगैर अभी हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल जनरेट हुई है। जिस वक़्त हमारे पास नॉइज़ आ जाएगी, ठीक है, जो कि उसने आना ही है, तो हमारे पास इंस्टेड ऑफ दीज पिन पॉइंट लोकेशंस एंड ऑफ कोर्स जो भी एसएनआर है, तो कुछ इस तरह के जो है ना, मतलब ये इंस्टेड ऑफ मीन सिंगल पॉइंट्स ये कुछ क्लस्टर्स बन जाएंगे। अगर हमें हमारी एसएनआर ज़रा कम होगी तो ये थोड़े से स्प्रेड आउट भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो एडिटिव नॉइज़ के बाद हमारे पास कुछ सूरत हाल जो है वो इस तरह की बन जाती है, ठीक है। अच्छा, विद एडिशन ऑफ दीज पॉइंट, दीज 8 पॉइंट्स हैव बिकम क्लस्टर्स नाउ। और अब हमारे पास जो 8 पॉसिबल वैल्यूज़ या वाई डैश एक्स था, वाई डैश था, वो बेसिकली इन 8 क्लस्टर्स का का मीन है, ठीक है। और वी कैन सी दैट द इक्वलाइजेशन प्रॉब्लम हैज़ सिंपली बिकम अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नाउ, जिसमें हमारे पास 8 क्लासेस हैं और हम लोगों ने अब आइडेंटिफाई करना है कि जो इनकमिंग डेटा है वो इसमें से कहाँ पे फॉल होगा, और उसके लिहाज से फिर हम रिज़ल्ट जो है वो अपना डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, मसलन हम ये कर सकते हैं कि एक्स ऑफ एन कैन बी एस्टिमेटेड थ्रू द डिस्टेंस कंप्यूटेशन, और जो भी इनकमिंग डेटा है उसका हम अगर मीन, अगर हर किसी के मीन के साथ डिस्टेंस कंप्यूट करें और जिस भी मीन के साथ उसका डिस्टेंस कम से कम आए, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स ऑफ एन है उसको एस्टिमेटेड एक्स ऑफ एन कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास, अच्छा, एक और यहाँ पर हमने काम करना है कि अम, आगे जाने से पहले कि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स पहले ये चीज़ कही थी
हाँ ओके, आई फाउंड द स्लाइड कि अच्छा बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास अ, एक एन लेंथ वाई ऑफ एन मौजूद हो तो हमने एक्स ऑफ एन माइनस के को एस्टिमेट करना होता है, ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल यही चीज़ है यहाँ पर। अच्छा वो अच्छा ये इस तरह से ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से है कि हमारे पास अब एक एन लेंथ यानी कि टू एलिमेंट आउटपुट मौजूद है और हम लोगों ने एक्स ऑफ एन को लेट्स अज्यूम के एस्टिमेट करना है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग करने यूँ लगे हैं कि एक्स ऑफ एन की भी बेसिकली दो पॉसिबल चॉइसेस हैं, या ये माइनस वन है या ये वन है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिपेंडिंग अपॉन दिस थिंग ये जो चीज़ है ना ये फाइंड आउट करनी है। अब हम करने यूँ लगे हैं कि जो तो हमारे पास माइनस वन से कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल्स हैं उनको मैं स्टेरिक रहने दूंगी जैसे कि अभी स्टेरिक है यहाँ पर, लेकिन जो वन के साथ कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज़ हैं उनको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर के साथ और थोड़ा सर्कुलर वैल्यू से शो कर देती हूँ ताकि उनमें ये डिफरेंस जो है ना हमें नज़र आ जाए। ठीक हो गया, आई होप इट्स विजिबल। अच्छा जी, तो अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन माइनस वन हो तो आउटपुट की ये चार पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स क्योंकि वो बाकी डिपेंड भी करता है कि एक्स ऑफ एन माइनस वन और एक्स ऑफ एन माइनस टू क्या है। और अगर एक्स ऑफ एन मेरे पास वन है तो आउटपुट की कुछ ये चार वैल्यूज़ हो सकती हैं। अच्छा अब लीनियर फंक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास एक लीनियर बाउंड्री अब बनेगी और उस बाउंड्री के ऊपर वो जो बाउंड्री है उसमें उसमें बेसिकली सारे के सारे वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे डिसीजन फंक्शन इटसेल्फ ज़ीरो देगा, ठीक है। और सिंपली स्लाइसर अच्छा अब डिसीजन फंक्शन जो है उसने एक लीनियर आउटपुट जनरेट कर दी और स्लाइसर जो है उसके बाद उसका काम सिर्फ एक साइन फंक्शन के तौर पे रह जाएगा। तो मसलन जो एक हमारे पास है लीनियर फंक्शन वो कुछ इस तरह की आउटपुट जनरेट कर सकता है, ठीक है। इन पॉइंट इस मतलब ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर वाई ऑफ एन इटसेल्फ ज़ीरो होगा, ठीक है। वाई ऑफ एन इसके इर्द या गिर्द एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा अब स्लाइसर ने ये देखना है कि स्लाइसर सिंपली एक साइन फंक्शन है। अगर इस डिसीजन बाउंड्री से कोई बड़ी वैल्यू आती है तो ऑफ कोर्स हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि वन ट्रांसमिट हुआ है। और अगर इस डिसीजन बाउंड्री से कम वैल्यू आती है मतलब माइनस वन सेलेक्ट किया जाएगा फिर, ठीक है। तो वो सिंपली एक साइन फंक्शन के तौर पे स्लाइसर एक्ट करेगा। अच्छा अब अगर हम अपने इस सारी सिचुएशन को देखें तो जो दो पॉइंट्स हैं मेनली ये, ठीक है। और अब ये पॉइंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जैक्ट ओरिएंटेशन ऑफ दिस लाइन। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये खासतौर पे एडिटिव नॉइज़ ज़्यादा होने की सूरत में बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस क्लस्टर को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, ठीक है। और ये क्लस्टर जो है ये उस सूरत में बढ़ेगा अगर मेरे पास एडिटिव नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। लेट्स सपोज़ कि एक पॉइंट कुछ इस तरह से फॉल हुआ है, ठीक है। तो ये जो इस तरह से पॉइंट फॉल होने की सूरत में बहुत चांस है कि ये इस पॉइंट को गलत एस्टिमेट करेगा और उसको यहाँ कहीं पे ले जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास इसका एडिटिव नॉइज़ ज़्यादा होने की सूरत में इसका कुछ क्लस्टर थोड़ा सा बड़ा बन जाता है और लेट्स सपोज़ कि ये इससे स्प्रेड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस डेटा पॉइंट का भी इनकरेक्टली
डिटर्मिन होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो कम से कम इस लीनियर फंक्शन की सूरत में मेरे पास 2 डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इनकरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि लीनियर फंक्शन 2 सिंपल, लेकिन ये इट माइट नॉट बी एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है? अच्छा, क्योंकि इसमें है बहरहाल एक ऐसी सूरत हाल हमें विज़िबल है, नज़र आ रही है जिसमें इनकरेक्ट डिसीजन हो सकता है। अच्छा, अम, इसी को लेकर थोड़ा-सा आगे चलते हैं कि एक और सिचुएशन हम लीनियर फंक्शन की ही देखते हैं कि जहाँ पर मसला हो सकता है। एक मसला हमें लीनियर फंक्शन नज़र आ रहा है, एक और मसला भी हम ज़रा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर हमारे पास जो अंडरलाइंग चैनल है, वो इंस्टेड ऑफ दैट चैनल जो हम लोगों ने अज़्यूम किया था, द न्यू चैनल इज़ समथिंग लाइक दिस। ये जो चैनल है इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट अब हम मतलब ये स्विच हो गए हैं इसके कोफिशिएंट्स और डिलेड पाथ वाला ज़्यादा एम्पलीफाई होके पहुंच रहा है, ठीक है? ये हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास क्या बनेगा अब? ट्रांसमिटेड सिंबल्स के जो सेट हैं उस लिहाज से आउटपुट सिग्नल या रिसीव्ड सिग्नल जो है वो किस तरह का बनेगा? अच्छा जी, हम करते यूँ हैं कि हम उस सिग्नल को उस सिग्नल की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं और ऑब्ज़र्वेशन प्लेन पे उसको प्लॉट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम वहाँ पे स्टॉप करेंगे और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, अच्छा अब हम करने यूँ लगे हैं कि इस इस चैनल के लिहाज से, इन कोएफ़िशिएंट्स के लिहाज से ज़रा देखने लगे कि हमें आउटपुट के क्या पॉसिबल सेट्स या वेक्टर्स रिसीव हो सकते हैं। आप लोग इनको खुद भी कंप्यूट करें ताकि वेरीफाई भी हो जाएं इनके रिजल्ट्स। अच्छा जी, जो नया चैनल मैंने एज्यूम किया है उसके लिहाज से जो पॉसिबल सेट बनता है ट्रांसमिटेड सिग्नल का, उस लिहाज से मेरे पास ये आउटपुट वेक्टर्स 8 आउटपुट वेक्टर्स जो हैं वो जनरेट हो गए और इनको हम लोगों ने अब प्लॉट करना है ऑब्जर्वेशन प्लेन पे, ठीक है? और फिर वहाँ से हमें आगे जो है ना लीनियर फंक्शन को इस्तेमाल करने का दूसरा मसला वो नज़र आएगा और फिर हम देखेंगे कि हमने इसे कब कंपनसेट कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको ऑब्जर्वेशन प्लेन पे प्लॉट करके और फिर आगे चलेंगे जैसे मैंने अभी आपको एक आध जुमले में ज़िक्र भी किया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।